Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel Preceptor Rohit. तो dear students, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 3 तक कर लिया था। तो आज फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें हमने क्या करना था कि जो एलिमेंट्स होंगे वो हमने बताना है कि ये जो फाइनाइट है एलिमेंट्स या इनफाइनाइट है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने बताना है ये सेट कौन सा होगा, फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, तो यही हमने लिखा हुआ है कि गिवन जो सेट है वो क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, देखो रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हमें सारे के सारे एलिमेंट्स का नाम अलग अलग लिखना पड़ता है। जैसे कऊ हो गया, डॉग हो गया, अलग अलग जो भी एनिमल्स होंगे उनके नाम लिखना पड़ेंगे। लेकिन वो तो हम सारे एनिमल्स के नाम ना तो हमें आते होंगे, ना हम सारे के सारे लिख पाएंगे। और डिस्टेंस अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो वह कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए कि जो अर्थ पे एनिमल्स होंगे तो वो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो लाखों में होंगे, चाहे करोड़ों में होंगे, चाहे वो जितने भी ज्यादा होंगे, लेकिन उनको काउंट तो किया गया होगा। कि हम कहते हैं कि हाँ भाई, इस जैसे ये कह दिया कि इस धरती पे कितने आदमी रहते हैं, कितने इंसान हैं, तो वो भी हम उस पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं। जैसे देखो, हम कहते हैं कि भारत की 125 करोड़ आबादी है, तो पॉपुलेशन है, तो मतलब हम कहते हैं कि हाँ भाई इंडिया में रहने वाले इतने हैं। वैसे ही बाकी कंट्रीज की काउंट की जाती है, तो सारों की हम टोटल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली जो एनिमल्स हैं, तो जब ये होता है क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं 10-10 साल के बाद क्या बोलते हैं इसको, जो काउंट होती है ये सब सारी की सारी चीजें, जैसे एनिमल्स के लिए एनिमल्स कितने हैं, आदमी कितने हैं घर में, ये सब होता है। तो डियर स्टूडेंट, वो इसका मतलब वो भी हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, चाहे जितने भी ज्यादा एनिमल्स होंगे धरती पे, लेकिन वो भी फिर भी क्या होंगे, एक नंबर में होंगे, काउंट तो हो गए होंगे। ये नहीं है कि जैसे लिमिटलेस तो नहीं है कि हाँ भाई जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि इतने ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एनिमल्स जो होंगे तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, और ये क्या रहेंगे, फाइनाइट इन नंबर है। तो इसलिए ये कि हमारे पास क्या रहेगा, फाइनाइट सेट। तो वो लिखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन अर्थ आर दो टू लार्ज बट दे आर फाइनाइट इन नंबर। वो है तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी नंबर में वो क्या है, फाइनाइट है। ये नहीं है कि वो इनफाइनाइट है, मतलब वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते, कि उनको हम काउंट कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, के सर्कल्स ऐसे जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ये स्टूडेंट देखो, आप बच्चों को पता है ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, और ये पॉइंट हमारा क्या होता है, ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल ये स्टूडेंट्स, वो ये भी होगा, वो इससे छोटा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो इससे बड़ा ऐसे भी हो सकता है, और इससे बड़ा आप डालना चाहो तो ऐसे डालते जाओ, जितने मर्जी डालो, तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। मतलब आप इनको कंटिन्यूसली डालते जा सकते हो। ये नहीं है कि कभी कोई आपका एंड पॉइंट नहीं आएगा कि भाई इधर इससे ज्यादा सर्कल्स नहीं ड्रा होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये तो हम काउंट, ये तो ऐसे तो हमने काउंट कर दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, लेकिन लास्ट तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। तो वही लिखा था गिवन में द सेट इज, गिवन सेट क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि ऐसा सर्कल, ऐसे सर्कल्स के सेट किसका, सर्कल्स का जो सर्कल पास हो रहे हो ओरिजिन से। तो डिस्टेंस, अब अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो वो भी ऐसे ही लिखेंगे, एक्स इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 0 0 ही एक्स कोऑर्डिनेट होता है, 0 ही वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन आर इनफाइनाइट इन नंबर, के ओरिजिन से पास होने वाले जो सर्कल्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे नंबर में। उनका मतलब कोई फाइनाइट नहीं है, वो हम उनका ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये लास्ट सर्कल है, इससे ज्यादा और सर्कल्स नहीं ड्रा कर सकते। तो हम काफी सारे, हम जितने मर्जी डालना चाहे उतने ज्यादा सर्कल्स ड्रा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट, कि ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये पार्ट्स दिए हैं, तो इनमें हमने क्या देखना है कि क्या ए बी के बराबर है या नहीं है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बारे में
पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ सेट्स के मतलब दो सेट्स इक्वल सेट्स कब होंगे, तो वो हमने दिखाना है कि इन पार्ट्स में कि ये दो सेट्स जो हमें दिए होंगे पार्ट में वो इक्वल है या नहीं है। तो रिजल्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये ए सेट है, यहाँ पे ये बी सेट है, और सबसे पहले आप बच्चों को इक्वल सेट्स का पता होना चाहिए। तो रिजल्ट इक्वल सेट्स में मतलब एक ये सेट है, दूसरा बी सेट है, तो अगर सारे के सारे इसके इस सेट के एलिमेंट इस सेट में भी हैं और सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट इस सेट में भी हैं, तो हम कहते हैं ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। ये सुनिए यहाँ पे देख लीजिए, ये है ए बी सी और डी। तो मुझे बताइए ये ए है, जो बी है, जो सी है और जो डी है वो यहाँ पे है। यहाँ पे देखो ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। और अगर इनमें से देखो ए बी सी डी ही है तो यहाँ पे भी है ए बी सी और डी, मतलब ये वाले सारे एलिमेंट्स इसमें हैं और ये वाले सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। इट मीन्स ये दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। तो यही हमने लिखा है ए इज इक्वल टू बी। तो डेफिनेशन वही लिखा है कि गिवन सेट ए हमें दिया था, बी सेट हमें दिया था कि जो सारे एलिमेंट्स हैं ए के, वो ये किसके लिए होता है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, कि सारे के सारे एलिमेंट्स ए के वो बिलोंग करते हैं किसमें, बी सेट में, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आल्सो बिलोंग्स टू ए, और जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं किसके, बी के, तो वो भी बिलोंग करते हैं किसमें, ए में। मतलब ये वाले एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं बी सेट में, और ये जो बी वाले एलिमेंट्स है वो ए सेट में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स हो चुके हैं। तो इसलिए हमने क्या दिया कि देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। अब डिस्टेंस हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ए हमें दिया है 4 8 12 16, बी हमें दिया है 8 4 16 और 18। डिस्टेंस ये दो सेट दिए हैं। अब हमने ये देखने हैं कि क्या ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। डिस्टेंस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है। 4 8 12 और 16 यहाँ पे है क्या, 4 8 12 तो नहीं है, 12 नहीं है और 16 है। तो इसका मतलब ये वाला 12 जो इस सेट में है ए में, लेकिन वो बी में नहीं है। डिस्टेंस अब यहाँ पे अगर देखिएगा आप, तो आपने तो यहीं से देख लिया कि अगर ए का कोई भी एक भी एलिमेंट अगर दूसरे सेट में नहीं है तो हम कह देंगे कि ये बराबर नहीं है। तो वैसे भी कह सकते हैं। अगर हम इधर से देखें, यहाँ पे है ए 4 8 16 18 है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 8 16 है, लेकिन यहाँ पे जो 18 एलिमेंट है वो ए सेट में नहीं है। इसका मतलब देखो, जो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके इसमें होने चाहिए थे और सारे के सारे एलिमेंट्स इसके इसमें होने चाहिए थे, लेकिन ये तो नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों सेट्स बराबर नहीं है। तो वही हमने लिखा होगा स्टूडेंट्स। देखो गिवन में ए सेट लिखा है, बी सेट हमें दोनों लिखे हुए हैं। देखो जो 12 बिलोंग कर रहा है इस सेट में, देख लीजिए 4 8 और 16 तो है इसमें, लेकिन जो 12 है वो ए में तो बिलोंग करता है लेकिन वो बी में बिलोंग नहीं करता। देखो इसके ऊपर ये लिखता, ये किसके लिए लिखा होता है, ये लिखा होता है डज नॉट बिलोंग टू। एंड दो डिस्टेंस यहाँ पे देख लीजिए, जो 18 बी सेट में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। देखो 18 यहाँ पे है लेकिन ए सेट में नहीं है, तो वही लिखा है 18 बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब जो ए और बी होंगे ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे। तो इसलिए ये हमारे पास ए और बी जो सेट है ये बराबर नहीं होंगे, वही लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब डिस्टेंस हम देखते हैं अपना पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, ए सेट हमें दिया है 2 4 6 8 और 10, और बी सेट हमें दिया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। देखो डिस्टेंस इवन और पॉजिटिव और इवन इंटीजर्स कौन से हो गए, पॉजिटिव वाले वो हो गए जो, देखो ऐसे होता है इंटीजर्स, ये जैसे जीरो से पीछे नेगेटिव होते हैं, जैसे आगे पॉजिटिव होते हैं, और जीरो वाला भी तो ये हो गया नॉन जीरो नॉन नेगेटिव। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये जो कौन से पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाला कौन सा हो गया 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते हैं, लेकिन कहां तक जाने चाहिए 10 या 10 के बराबर, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 5 6 सो ऑन कहां तक जाएंगे 10 तक जाएंगे। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो गया वो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सेट हो गया। और जो दूसरा सेट है, लेकिन उनमें भी हमें कौन से चाहिए, अब ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, लेकिन अब हमें कौन से चाहिए इनमें से भी इवन, कौन से चाहिए इवन, पॉजिटिव इंटीजर्स में से इवन चाहिए। तो वो कौन से हैं, इनमें से इवन देखो 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है। तो वो लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। तो इसका मतलब जो बी सेट है वो हमारा क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा 2 4 6 8 और 10। और जो ए सेट हमें दिया है रोस्टर फॉर्म में ही दिया वो पहले से, तो वो क्या है 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, वही सारे के सारे एलिमेंट्स किसमें बी सेट में भी आ रहे हैं 2 4 6 8
10, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ए और बी तो इक्वल होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर आप बी सेट में से देखो तो वो ए सेट में सारे एलिमेंट्स हैं, और ए सेट में से सारे एलिमेंट्स देखो वो बी सेट में है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या हैं, बराबर हैं। तो वही लिखा है दस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए बिलोंग टू सेट बी, के सारे एलिमेंट्स जो ए सेट के हैं वो बी में बिलोंग करते हैं, और जो सारे एलिमेंट्स बी सेट के हैं तो वो ए सेट में बिलोंग करते हैं, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स पार्ट 4 हमारे पास क्या है, पार्ट 4 में है ए सेट इज इक्वल टू, वो क्या है हमें, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, कि सेट ऑफ ऑल एक्स के एक्स क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीपल, और जो बी सेट है वो हमें दिया है 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन। डिस्टेंस जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं तो वो कौन सा हो गया आएगा सेट, ए सेट अगर उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो तो एक्स ऐसा होगा जो 10 के मल्टीपल्स हो। तो 10 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए, ये आप बच्चों को पता है कौन से होते हैं, जैसे 10 जो 10 की टेबल में आएंगे, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। डिस्टेंस ये आ जाएगा हमारे पास ए सेट, और ये सेट हमें दिया है बी सेट, 10, 15, 20, 25, 30। अब डिस्टेंस यहाँ पे देख लीजिए, जो 10 है, जो 20 है, जो 30 है, जो 40 आएगा, डिस्टेंस यहाँ पे तो आ रहा है, बी सेट में 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, और ये डैश डालनी है, इसका मतलब 40 भी आएगा। लेकिन जो इस सेट में है 15, क्या है, बी सेट में है 15, 25 जो आगे 35 आएगा, क्या वो ए सेट में है, वो यहाँ पे तो और कोई एलिमेंट है ही नहीं जो मतलब 15 की तरह हो, तो 15 हो, 25 हो या 35 हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इसमें। तो इसका मतलब जो ए एलिमेंट, जो ए सेट है उसके सारे एलिमेंट्स बी सेट में तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जो बी सेट है उसके कुछ एलिमेंट्स है जैसे 15, 25, 35, ये वाले ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा, बराबर नहीं होंगे। बराबर तब होते हैं जब पहले सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स पहले सेट में भी हो, तो तब हम कहते हैं कि ये दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन यहां पे ऐसा केस नहीं है, यहां पे जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स तो बी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जो बी सेट है उसके सारे एलिमेंट्स ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। तो गिवन में हमें ये एक सेट दिया हुआ है ए सेट, दूसरा है बी सेट। अब जब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा तो वो इस तरह से लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40 सो ऑन। एंड देखो यहां पे देखो जो 15 है, जो 25 है, वो ए सेट में तो बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग्स टू ए, सॉरी यहां पे लिखना था बिलोंग्स टू बी। देखो जो 15 है, 25 है, ये किस सेट में, ये बी सेट में बिलोंग कर रहा है, बट नॉट बिलोंग्स टू, वो किस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, बट नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। देखो यहां पे देखो जो बी सेट में 15 भी है, 20 भी है, 35 भी आएगा, वो ए बी सेट में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो ए सेट में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ए सेट में ऐसे एलिमेंट्स नहीं है। तो इसलिए दोनों सेट्स क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, मतलब ये बराबर नहीं होंगे। तो वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट बिलोंग्स टू ए लिखना है यहाँ पे, मतलब जो 15 और 25 थे या 35 जो वो बी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए दोनों सेट्स क्या है, बराबर नहीं है। अब हम स्टूडेंट यहां पे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, कि क्या ये हमें पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं क्या ये इक्वल है। तो इसमें भी हमने यही चीज, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा कि ये दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं है दिए हुए, तो वही हमने यहां पे भी देखना है। तो अब हमने रीजन भी देना है कि क्यों नहीं, अगर होगा सेट इक्वल तो अब भी बताना है, अगर नहीं होगा तब भी हमने बताना है ये कैसे हुआ। तो जिसमें यहां पे देखो ए सेट है वो हमें दिया है 2, 3, जो बी सेट हमें दिया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए सेट में तो हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई है, जो ए सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब 2 और 3 इसमें एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो बी सेट है, तो बी सेट में क्या है, एक्स क्या है, सोल्यूशन है किस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन का। मतलब सबसे पहले हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी और जो बी सेट के एलिमेंट्स होंगे वो हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, फिर वो हमारा बी सेट आ जाएगा और ये हमारा ए सेट होगा। फिर हम दिखाएंगे ये दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं है। तो देखिए वो कैसे होगा, यहां पे देखो ये जो हमें इक्वेशन थी वो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम क्या हो 5 हो और उनका प्रोडक्ट 6 के बराबर हो, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6। तो जैसे वो कौन से दो नंबर है, वो है 3 और 2। अगर 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो जैसे वही हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x। तो देखो 3x प्लस 2x,
3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x के बराबर, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट पेयर है हमारे पास, इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन, x, तो पीछे बचेगा x प्लस 3, तो वो लिखा है x इंटू एक्स प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे हम ये 2 भी है और यहाँ पे 6 भी है, तो ये किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आ जाते हैं। तो 2 1 2 होता है, तो ये हमने 2 निकाल दिया और 2 3 या 6, तो रेस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा और 2 हमने निकाल दिया कॉमन। तो रेस अब 2 कॉमन निकाल दिया, तो ये x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, दोनों एक बार लिख लिया और यहाँ पे बच गया x प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 वो हमारा 0 के बराबर आ गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये 0 के बराबर होगा, यहाँ ये 0 के बराबर होगा, इट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी या x की वैल्यू -3 आएगी, तो यही वैल्यूज हमने लिखी हुई है, x इज इक्वल टू -2 और -3। तो इसका मतलब जो x की वैल्यूज होंगी, मतलब जो b सेट था तो वो क्या था, सोल्यूशन था इसी इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन में x की वैल्यूज क्या आएगी, -2 और -3। इसका मतलब जो b सेट होगा तो उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, -3 और -2, या -2 -3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो a सेट था, देखो डिस्टेंस वो क्या था हमारे पास, वो था 2 और 3। तो बी सेट है वो हमारे पास है -2 और -3। तो बताओ मुझे ये एलिमेंट्स बराबर है, ये तो माइनस के नेगेटिव एलिमेंट्स है, ये पॉजिटिव एलिमेंट्स है। इसका मतलब जो इस वाले सेट के एलिमेंट है वो इसके बराबर इस सेट में नहीं है, और जो इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो बी सेट ए सेट में नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए हमने लिखा है एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी आर नॉट सेम, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी, कि ये जो दोनों सेट्स हैं इनके एलिमेंट्स क्या है, सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, बराबर नहीं है। तो यही हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, साथ में अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, और साथ में उसके साथ में ही जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो बेल आइकन आ जाता है, तो बेल आइकन पे क्लिक कर लोगे तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप बच्चों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा। तो स्टूडेंट्स जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए कि डियर स्टूडेंट्स आप भी पढ़ा करिए ताकि उनकी भी स्टडी किसी तरह से सफर ना हो पाए। देखो डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पे हर एक चीज पढ़ा दी जाएगी, आपका ये सारा का सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि सब कुछ सही रहे, सब कुछ अच्छे से हो जाए आपका सारा का सारा सिलेबस, तो डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली अगर बने रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर नहीं रहोगे बने हुए तो डियर स्टूडेंट्स फिर थोड़ा आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ए सेट हमें दिया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। इसमें ये फॉलो वर्ड है इसके जो लेटर्स होंगे उनका सेट होगा हमारे पास ए, और बी सेट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज द लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। जिसमें जो वॉल्फ वर्ड है इसमें जो लेटर्स हैं वो उन लेटर्स का सेट हमारे पास बी सेट होगा, और जो फॉलो वर्ड में लेटर्स हैं उनका जो सेट होगा वो हमारे पास ए सेट होगा। तो रेशन इनको हम क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। रेशन जी जो हमें ए सेट दिया है वो लिखा है, बी सेट हमें दिया है वो लिखा है, अब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रेशन यहाँ पे देखो फॉलो वर्ड है, क्या है, फॉलो। अब फॉलो लिखोगे अगर आप FOLLOW। आप बच्चों को पता है जब रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है तो हम हर एक एलिमेंट को एक बार लिखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए F, तो F हम लिख लेंगे, O को भी लिख लेंगे। अब L क्या है, 2 बार है, तो 2 बार तो हम नहीं लिखते रोस्टर फॉर्म में, हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, तो वो L हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब डिस्टेंस O, यहाँ पे देखो O पहले से हमने लिख लिया हुआ है एक बार का, दूसरी बार हम O नहीं लिखेंगे, L भी नहीं लिखेंगे दूसरी बार वाला, और O भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद W है, तो W एक ही बार आ रहा है तो W हम लिख लेंगे। तो कितने आ गए, FOL और W। तो इसका मतलब ये लेटर्स यूज हो रहे हैं फॉलो वर्ड के लिए। अब डिवीजन जो दूसरा है हमारे पास वॉल्फ, तो वॉल्फ अगर आप लिखोगे WOLF, तो जो वॉल्फ है तो वॉल्फ में W यूज हो रहा है, एक हम W लिख लिया, फिर O यूज हो रहा है तो O भी हमने लिख लिया, फिर L यूज हो रहा है तो वो भी हमने लिख लिया, और F यूज हो रहा है वो भी हमने लिख लिया, और इसमें कोई भी लेटर्स रिपीट भी नहीं हुए। तो इसका मतलब ए सेट हमारा ये बन गया, बी सेट हमारा ये बन गया। ये लेटर्स यूज करेंगे तो वॉल्फ वर्ड बनेगा, और ये लेटर्स यूज करेंगे तो फॉलो वर्ड बन जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए जो ए सेट और जो बी सेट है, यहाँ पे ए सेट में F है तो क्या बी सेट में है, यस है। O भी है हमारे पास बी सेट में, जो L है यहाँ पे वो भी हमारे पास बी सेट में है, और जो W है वो भी हमारे पास बी सेट में है। सिमिलरली WOL और F जो है तो वो भी ए सेट में है। देखो WOL और F ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ए सेट में भी है। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ क्या होनी चाहिए, जो एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों सेट्स के वो
सेम ही होने चाहिए, मतलब जो एक सेट में एलिमेंट है वो दूसरे सेट में बिलोंग करने चाहिए, और अगर जो दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स है वो पहले सेट में बिलोंग करने चाहिए। मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट क्या चाहिए, हमें सेम चाहिए। तो अगर वो सेम हो तो हम क्या कह देते हैं कि ये दोनों सेट्स बराबर होंगे। तो वही हमने लिखा हुआ है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो सेट ए है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स बी सेट में है, बिलोंग्स टू द सेट बी, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी बिलोंग्स टू द सेट ए, और जो सारे एलिमेंट्स है सेट बी के वो सेट ए में बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए और बी सेट्स हैं, ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। अब डिस्कशन हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, कि ये जो हमें सेट्स दिए गए होंगे ए बी सी डी एफ जी एच, तो देखो यहाँ पे जो सेट्स दिए गए हैं इनमें से हमने दिखाना है कि इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे देख लीजिए, जो ए सेट है इसमें है 2 4 8 और 12, बी सेट में है 1 2 3 4, सी सेट में है 4 8 12 14, उसके बाद डी सेट में है 3 1 4 और 2। उसके बाद जो ई सेट है यहाँ पे देखिएगा आप, ई सेट में हमारे पास क्या है -1 और +1, एफ सेट में है 0 ए, जी सेट में है 1 और -1, और डियर स्टूडेंट्स एच सेट में है 0 और 1। डियर स्टूडेंट्स आप यहां पे देख लीजिएगा, मैं आप बच्चों को यहीं पे आप बच्चों के लिए ए सेट बी सेट सी सेट और डी सेट लिख लेता हूं। देखो ए सेट है वो हमारे पास क्या था 2 4 8 और 12, जो बी सेट था 1 2 3 और 4, फिर जो सी सेट था वो हमारे पास क्या था 4 8 12 और 14, और जो डी सेट था वो हमारे पास 3 1 4 और 2। ये मैंने सेट द्वारा से यहाँ पे लिख दिए ताकि आप बच्चों को इसी पेज से दिखा दिया जाए। अब जैसे यहाँ पे देखो जो ए सेट है तो वो क्या दूसरे किसी सेट के बराबर है, देखो 2 4 8 और 12 किसी और सेट में है, बी सेट में तो ये एलिमेंट्स नहीं है, जो सी सेट है 4 8 12 है लेकिन 2 वाला एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू सी। अब ए सेट वो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो डी सेट में भी नहीं है क्योंकि इसमें 3 1 4 2 है, यहाँ पे ए सेट में 2 4 8 12 है। अब देखो ये डी में भी नहीं है, ई में भी ये वाले एलिमेंट्स नहीं है जो ए में है, एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है और एच में भी नहीं है। इसका मतलब सॉरी डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए थे हम यहीं से देखते थे, तो यहाँ पे देख लीजिए डिस्टेंस ये लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ए जो ना बी के बराबर है, ना सी के बराबर है, ना डी के बराबर है, ना ई के बराबर है, ना एफ के बराबर है, और ना ही जी और ना ही एच के बराबर है। अब डिस्टेंस हम देखते हैं बी सेट के बारे में। तो बी सेट है, जो बी सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4, तो डिस्टेंस क्या वो सी सेट में है 1 2 3 4 नहीं है, डी सेट में 1 2 3 और 4 है, इसका मतलब बी सेट डी सेट के बराबर है लेकिन सी सेट के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमने यह लिख लिया होगा कि बी सेट सी सेट के बराबर नहीं है लेकिन बी सेट डी सेट के बराबर है, तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 क्या ई सेट में है, नहीं है ई सेट में, एफ सेट में भी 1 2 3 4 नहीं है, जी सेट में भी नहीं है 1 2 3 4, और एच सेट में भी नहीं है। इसका मतलब जो बी सेट होगा वो ई के बराबर भी नहीं होगा, एफ के बराबर भी नहीं है, जी के बराबर भी नहीं है और एच के बराबर भी नहीं है। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डी सेट देख लिया, सॉरी बी सेट देख लिया। अब हम देखेंगे सी सेट के बारे में। तो देखिए जो सी सेट है हमारे पास, सी सेट में है 4 8 12 और 14, तो क्या वो डियर स्टूडेंट्स इससे आगे देखो पीछे वालों के साथ तो हमने देख लिया वो मैच करते हैं या नहीं करते हैं। अब हम आगे वाले से देखेंगे, देखो इसमें है 4 8 12 14 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये वाले एलिमेंट्स 4 8 12 और 14 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब सी इज नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई, नॉट इक्वल टू एफ, नॉट इक्वल टू जी और नॉट इक्वल टू एच आएगा। तो वही हमने लिखा हुआ है सी इज नॉट इक्वल टू डी, सी इज नॉट इक्वल टू ई, सी इज नॉट इक्वल टू एफ, सी इज नॉट इक्वल टू जी, सी इज नॉट इक्वल टू एच। और डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे डी सेट को। तो डी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है 3 1 4 और 2, तो क्या वो ई सेट में है, नहीं है, एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है और एच में भी नहीं है। इसका मतलब डी इज नॉट इक्वल टू ई, नॉट इक्वल टू एफ, नॉट इक्वल टू जी और नॉट इक्वल टू एच। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स ई सेट के बारे में। तो ई सेट में देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है -1 और +1 है, तो ये क्या एलिमेंट यहाँ पे है 0 1 है, 0 सॉरी इसमें भी नहीं है, एफ एलिमेंट में, एफ सेट में भी 0 ये एलिमेंट है, तो हमें चाहिए -1 और 1, तो वो नहीं है ये। लेकिन जो जी सेट है, तो जी सेट में देखो -1 और 1 है, तो जी सेट में भी है -1 भी है और 1 भी है। इसका मतलब ई एफ के बराबर नहीं होगा लेकिन ई जी के बराबर होगा। उसके बाद जो एच सेट है, तो एच में भी हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स -1 और +1 नहीं है, +1 है लेकिन -1 नहीं है। इसका मतलब जो ई सेट होगा वो किसके साथ मैच करेगा, सिर्फ जी सेट के साथ मैच करेगा। ई इज नॉट इक्वल टू एफ, इज इक्वल टू जी और इज नॉट इक्वल टू एच आएगा, मतलब ई जी के बराबर है लेकिन एच के बराबर नहीं है। उसके बाद अगर आप एफ सेट की बात करो तो एफ
इज नॉट इक्वल टू जी, एफ जी के बराबर है, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 ए है, यहाँ पे 1 माइनस 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। उसके बाद एफ एच के बराबर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 ए है, यहाँ पे 0 1 है। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर जी की बात करो तो जी एच के बराबर भी नहीं है, तो वही हमने लिखा होगा एफ इज नॉट इक्वल टू जी और एफ इज नॉट इक्वल टू एच और जी इज नॉट इक्वल टू एच। तो रिलेशन इस तरह से हमने सारे के सारे सेट्स में रिलेशन फाइंड कर दिया हुआ है। रिलेशन अब यहाँ पे देखो मैंने आप बच्चों को ये क्यों नहीं बताया कि जब भी हमने अगर डी की बारे में ही बात कर रहे थे तो डी से आगे वाले सेट से ही देखे, पीछे वाले क्यों नहीं देखे? क्योंकि रिलेशन पीछे वाले तो हमने पहले से देख लिए, ए के साथ भी डी देख लिया था, बी के साथ भी डी देख लिया था और सी के साथ भी डी पहले से देख लिया हुआ है। तो रिलेशन इसका मतलब हमने पीछे वालों के साथ देखने की जरूरत नहीं, चाहे आप सी इज नॉट इक्वल टू डी लिखो, चाहे डी इज नॉट इक्वल टू सी लिखो, तब भी एक बात रहती है, इसलिए हमने पीछे वालों को दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो हमने लिखा ना पहले से ए इज नॉट इक्वल टू डी, सॉरी बी इज इक्वल टू डी, सिमिलरली सी इज इक्वल टू डी, ये हमने पहले से देखा हुआ है। इसलिए हम जब डी की बारी आई तो डी से आगे वाले देखे, ई एफ जी एच वाले, और डी से पीछे वाले हमने पहले से देख लिए हुए थे। तो इसका मतलब अब इनमें से देखो कौन कौन से सेट इक्वल दिखे हमें, एक बी इज इक्वल टू डी, एक ई इज इक्वल टू जी, और कौन सा दिख रहा है हमें, तो यही दो दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास ओनली बी इज इक्वल टू डी एंड ई इज इक्वल टू जी, तो यही हमारे पास दो सेट्स हैं जो इक्वल सेट्स हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स मैंने आप बच्चों को ये सारे के सारे सेट्स के बारे में क्यों बताया, ताकि आप बच्चों को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स मैं बताने को तो आपको यहीं से बता देता कि हाँ भाई डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से सेट के एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, तो वो आप यहीं से देख सकते थे। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये दो सेट्स इक्वल होंगे। उसके बाद ई और जी है, जो यहाँ पे देखो 1 1 है और -1 है, तो ये दो सेट्स इक्वल है, ये दो सेट्स इक्वल है। उसके बाद बाकी अगर सेट्स में देखो तो वो इक्वल नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऐसा करोगे तो कभी कभार स्किप भी हो सकता है, कोई जो पेयर हो वो इक्वल हो लेकिन वो स्किप हो जाए, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसलिए आपको हर एक सेट को अलग अलग करके क्या करना है, चेक कर लेना है सारे सेट्स के साथ कि क्या वो कोई इक्वल है तो नहीं है। कि इस तरह से ये ना हो जाए कि आपको जैसे मैंने यहाँ पे दो निकाल के बताए, तो शायद आप अगर जल्दी जल्दी करो तो कहो इसमें तो मेरे को सिर्फ एक ही पेयर मिल रहा है, जैसे बी इज इक्वल टू डी ही मिल रहा है या ई इज इक्वल टू जी ही मिल रहा है, तो वैसे थोड़ा गलती हो जाती है। इसलिए आप बच्चों को हर एक सेट को ध्यान से देखना है। तो रिलेशंस जब भी लेक्चर देखते हो तो उसको एंड तक जरूर देखा करिए, अभी भी ये लेक्चर आगे चलेगा और थोड़ा और। तो रिलेशंस सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, अगर अभी तक आप बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। और ये आपका अपना स्टडी चैनल है यूट्यूब पे, प्रीसेप्टर रोहित। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमारा, वो है सबसेट्स के बारे में। तो रिलेशंस सबसेट्स क्या होंगे, अब ये चीज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो रिलेशन यहां पे क्या है, सबसेट्स। तो सबसेट्स में क्या है, लेट एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। कि हमने मान लिया कि सॉरी इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो आगे हमारे पास एक्स सेट में क्या कर लिया कि एक्स सेट में आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, मान लिया 200 बच्चे हैं, तो हमने मान लिया वो सारे के सारे आपके एक्स सेट में आ गए। उसके बाद जो वाई सेट है, तो वाई सेट में कौन से बच्चे आ गए, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। कि जो आपकी क्लास में बच्चे हैं, तो मान लिया आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो वो 50 बच्चे आ गए वाई सेट में, और जो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे आपके स्कूल में तो वो आ गए एक्स सेट में। तो रिलेशंस क्या, मुझे बताइएगा कि जो वाई सेट के एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो आपकी क्लास के बच्चे हैं तो वो आपके स्कूल में ही है, तो मतलब वो स्कूल वाले सेट में तो आएंगे ही आएंगे। कि जब आप बच्चों को बोल दिया कि आपके स्कूल में 250 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं, अगर 200 बच्चे हैं तो 200 में से सपोज हमने मान लिया ये 200 बच्चे हैं आपके स्कूल में और आपकी क्लास के बच्चे हैं 50, तो ये तो 200 बच्चों में ही आ रहे हैं ना ये वाले 50 भी, तभी जाके तो टोटल हमारे पास 200 हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो दूसरे सेट के जो आपकी क्लास के एलिमेंट्स बच्चे हैं वो हमारे पास एक्स जो मतलब स्कूल के बच्चे थे उनमें आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो वाई सेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक्स सेट में आ रहे हैं। तो रिलेशंस इसी चीज से आप देख सकते हैं कि जो वाई सेट होगा वो हमारे पास एक्स सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो रिलेशन यहां पे हमने वही लिखा है, हियर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, कि हर एक एलिमेंट जो वाई सेट का मतलब जो आपकी क्लास का हर एक बच्चा होगा वो एक्स सेट में आएगा ही आएगा, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, के जो एक्स सेट है उसका एलिमेंट वो होगा ही होगा। तो वी से दैट वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स, कि जो वाई है वो एक्स का सबसेट है। वाई एक्स का सबसेट क्यों है, क्योंकि वाई के जो वाई सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स एक्स सेट में आ रहे हैं, इसलिए वाई क्या है, सबसेट है एक्स का।
बाई इज कंटेन्ड इन एक्स, या फिर सबसेट की जगह पे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाई क्या है, कंटेन्ड है इन एक्स के, मतलब वाई के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो एक्स में भी हैं। तो रीजन अब हम भाई आप बच्चों को बताएंगे कंसेप्ट, सॉरी डेफिनेशन इसकी सबसेट की। देखो सबसेट, सब मतलब छोटा, और ये आ जाएगा छोटा किसका, मतलब किसी एक सेट का छोटा सेट। तो जैसे जहां अब हमारे पास अगर 200 एलिमेंट्स है किसी सेट में, तो 200 के ही उन्हीं एलिमेंट्स में से हमने 50 एलिमेंट्स निकाल के दूसरा सेट बना दिया, तो ये इस सेट का छोटा सेट आ जाएगा, और उसकी को हम क्या बोल देंगे, सबसेट बोल देंगे। और ये सबसेट कब हुआ, अगर ये 50 एलिमेंट्स इसमें लिए वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में से होने चाहिए, तब जाके हमारे पास ये वाला सेट क्या होगा, सबसेट होगा इस सेट का। तो रीजन वही हमने लिखा हुआ है, A set A is said to be a subset of set B, कि एक सेट A को हम B सेट का सबसेट तब मानेंगे अगर जो A सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, B सेट में हों। तो मतलब वही लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, मतलब अगर हर एक एलिमेंट जो A का हो वो B में होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि A हमारे पास सबसेट है B का। तो ये अब हम यहाँ पे दिखाते हैं बच्चों को कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कि उसको हम सबसेट को लिखते हैं इससे, किससे, ये होता है हमारे पास सबसेट के लिए। तो ये इन अदर वर्ड्स A इज सबसेट ऑफ B, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सबसेट। A इज सबसेट ऑफ B इफ whenever A belongs to A, अगर हमारे पास कभी भी कोई एक एलिमेंट जो A में बिलोंग कर रहा है, तो वो एलिमेंट B सेट में भी बिलोंग करना चाहिए। वही लिखा है हमने, इफ A बिलोंग्स टू A देन A बिलोंग्स टू B, अगर A जो A वाला ये वाला A है वो अगर A सेट में होगा तो वो B सेट में भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि A क्या है, सबसेट है B सेट का। तो आई होप आप बच्चों को समझ आ गई होगी। जैसे यहां पे देख लीजिए, मैंने आप बच्चों को स्कूल की ही एग्जाम्पल दे दी। तो जब स्कूल की एग्जाम्पल दे दी है, आपके स्कूल में 200 बच्चे हैं, तो 200 में से जो 50 बच्चे अगर आपकी क्लास के आ रहे हैं, है ना, अब 50 बच्चे आपकी क्लास के आ रहे हैं, तो 200 बच्चे टोटल हैं, तो ये जो 50 होंगे तो वो भी तो इसी में आएंगे ना। अगर आप बच्चों को निकाल दिए जाए तो पीछे कितने बचेंगे, 150 बच्चे बचेंगे। इसका मतलब आपको ऐड किया है इसी स्कूल के सारे स्कूल के बच्चों में, तो आप भी आ रहे हो, तभी तो 200 बच्चे टोटल बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो आपकी क्लास के बच्चे हैं वो आपके स्कूल वाली क्लास का जो सेट होगा उसमें भी तो आएंगे, तो तभी हम बोलेंगे। अगर आपको बोल दिया जाए हाँ भाई 11th वाले बच्चे खड़े हो जाओ, तो आप ही खड़े होंगे। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि इस स्कूल के कौन कौन से बच्चे हैं, सारे बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, तो आप सारे के सारे 200 बच्चे आप भी तो उन्हीं बच्चों में खड़े हो जाओगे। इसका मतलब जो ये वाला जो आपकी 11th क्लास के बच्चे हैं वो इस स्कूल के बच्चों के सेट में आते हैं। तो इसका मतलब जो ये 11th क्लास के बच्चे होंगे वो सबसेट हो जाएंगे, पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनका सबसेट हो जाएंगे। तो इसलिए हमने मान लिया कि ए हमारे पास सबसेट कब होगा, बी का, अगर जो ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट में हों, तो हम बोल देंगे कि ए क्या है, सबसेट है बी सेट का। तो आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स अभी भी थोड़ी सी कहीं कंफ्यूजन लग रही है तो थोड़ा सा इसको पीछे कर दिएगा, आप दोबारा से ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अब सॉरी हमने यही लिखा हुआ दैट इज ए सबसेट ऑफ बी, कि ए सबसेट है बी का। अगर ए बिलोंग करेगा ए में तो वो ए हमारे पास बी सेट में भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर कोई एलिमेंट सपोज हमने मान लिया इस सेट में 10 एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब वो 10 एलिमेंट बी सेट में भी होगा। इस सेट में अगर 100 एलिमेंट है तो इसका मतलब इस सेट में बी सेट में भी 100 एलिमेंट होगा। ये 100 में नंबर में नहीं बोल रहा, मतलब ऐसा सिर्फ एक अलग एलिमेंट 100 है, कोई नंबर है इस सेट में। तो अगर इस सेट में कोई 100 है तो इस सेट में भी 100 होगा ही होगा। तो इसका मतलब ए हमारा तब जाके सबसेट बन जाएगा बी का। तो वही लिखा हुआ है, अगर कोई भी एलिमेंट ए हमारा कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, अगर वो कोई भी एलिमेंट ए सेट में है तो वो एलिमेंट बी सेट में भी होगा ही होगा। तो वही हमने लिखा हुआ है, इसको हम रीड ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए हमारे पास एलिमेंट ऑफ ए है तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, कि ये ए हमारे पास बी का एलिमेंट भी होगा। तो वही लिखा है, इफ ए इज दैट is read as A is a subset of B if A is an element of A, अगर A एलिमेंट है A का, this implies that A is also an element of B, कि A B का एलिमेंट भी होगा। तो रीजन वही हमने लिख लिया, A is a subset of B की जो डेफिनेशन होगी वो आप बच्चे अब समझ ही गए हैं।
तो अब हमने यहाँ पे दोबारा से वही लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि ए सबसेट है बी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, कि अगर हर एक एलिमेंट जो ए का हो वो बी सेट में भी होगा, तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे आर मे नॉट इन ए, कि ये जरूरी नहीं है कि अब सारे के सारे जो एलिमेंट्स हो बी के तो वो भी ए में हो। डिफरेंस अगर देखो, मैंने आप बच्चों को अभी बताया इक्वल सेट्स के बारे में, अगर ए सेट में कोई एलिमेंट है और बी सेट में कोई एलिमेंट है, तो जब हमने क्या करना था, इक्वल सेट्स के बारे में हम देखते थे ये जो इसके सारे एलिमेंट्स वो इसमें होने चाहिए और जो इसके सारे एलिमेंट्स वो इसमें होने चाहिए, मतलब दोनों में हम देखते थे कि इसके एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए और इसके वाले सारे एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए। लेकिन सबसेट के केस में जिसको हम सबसेट मान रहे हैं, अगर हम मान रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर हम मान रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हमने सिर्फ ए के एलिमेंट देखने कि क्या ये सारे के सारे एलिमेंट्स बी सेट में बिलोंग करते हैं या नहीं करते। अगर वो करते होंगे तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का, अगर वो नहीं करते होंगे तो हम कहेंगे कि ए सबसेट बी का नहीं है। अगर हमें बी इज अ सबसेट ऑफ ए लिखना होगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो तब हमने किसके देखने हैं, बी के सारे एलिमेंट्स देखने हैं कि क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए सेट में बिलोंग करते हैं या नहीं करते। अगर वो बिलोंग करते होंगे तो हम कह देंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मतलब हमें दोनों तरफ से देखने की जरूरत नहीं, जैसे हम इक्वल सेट्स में देखते थे, हमें सिर्फ एक तरफ से देखना है कि ये हमारे पास इसका ये जो बी के एलिमेंट्स वो ए में है या नहीं है, तो तब हम बोल देंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए और नॉट। तो इस तरह से वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए हमारे पास सबसेट बी का कब होगा, अगर सारे के सारे एलिमेंट ए के वो बी सेट में हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बी के भी सारे एलिमेंट ए सेट में हो, तो अगर बी के भी सारे एलिमेंट ए सेट में है तो ये भी एक चीज हो यहाँ पे हो जाएगी। अगर देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है, जो ए सेट के सारे एलिमेंट वो बी सेट में है, मतलब ए सबसेट, ए क्या है, सबसेट है बी सेट का। या और साथ में हम यही इसी के लिए हम देख लें इन दो सेट्स के लिए कि बी के सारे एलिमेंट भी ए सेट में है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आप बच्चों को बताया था, अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, दोनों बराबर सेट है। तो वही हमने लिखा हुआ है, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स वो बी सेट में आ रहे हैं और जो बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये हमारे पास अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। तो ये भी हमारे पास कंडीशन अब हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो इन ए, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर सारे के सारे एलिमेंट जो बी के होंगे वो ए में भी हैं, पहले तो हमने देख लिया कि सारे एलिमेंट्स ए के वो बी में हैं, और अगर ऐसा भी हो कि सारे के सारे एलिमेंट्स बी के वो ए में भी हैं, तो ये दोनों कंडीशंस आ गई, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो जब ये दोनों कंडीशन है, मतलब ए के एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट ए में है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही हमने लिखा हुआ है, इन दिस केस ए एंड बी आर द सेम सेट्स। इस केस में क्या होंगे, ए और बी दोनों सेम सेट्स होंगे। दिस इंप्लाइज दैट if we have A is a subset of B and B is a subset of A, this implies A is equal to B set। तो जैसे वही मैंने आप बच्चों को बता दिया कि A और B इक्वल कब होते थे, अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स A सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट में हो और B सेट के सारे एलिमेंट्स A सेट में हो। और सबसेट्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम यही देख रहे हैं कि A सारे के सारे A सेट के एलिमेंट्स वो B सेट में है और सारे के सारे B सेट के एलिमेंट्स वो A सेट में है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, A इज इक्वल टू B भी हो जाएंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब एक बात और याद रखनी है, देखो ये मैंने कंडीशन बता दी कि ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी होगा। और डियर स्टूडेंट्स अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तब हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर हमें ए इज इक्वल टू बी दिया तो हम ये बता सकते हैं, अगर हमें ये दिया है तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है इफ। इफ का मतलब ये होता है इफ एंड ओनली इफ। तो इसमें दोनों कंडीशन आ सकती है, उल्टा भी और सीधा भी, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। और अगर इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब आप चाहे इस तरह से चलो चाहे इस तरह से चलो, दोनों तरफ से सेम रहेगा। तो ये आप बच्चों ने याद रखना है, इसका मतलब यही होता है कि ये दोनों तरफ से ट्रू रहेगा। उसके बाद एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और कोई भी सेट ले लीजिएगा वो अपना सबसेट जरूर होगा। अगर हम किसी एक सेट को ले लेंगे, मतलब सपोज ए सेट है उसमें 1 और 2 एलिमेंट है, जो दूसरा सेट ए सेट ले लिया और इसी का अगर हमने सबसेट निकालना होगा तो वो 1 और 2 लिखेंगे। तो क्या ये जो 1 और 2 एलिमेंट इसमें है तो वो इसमें भी है, इसका मतलब हर एक सेट होगा वो अपना सबसेट जरूर होगा। तो ये भी याद रखनी है। उसके बाद सिंस एम्प्टी सेट 5 हैज नो एलिमेंट्स देयरफॉर 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 होता है, मतलब जिसको नल सेट बोलते हैं, उसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो खाली सेट है। और यहाँ पे अगर हम 1 और 2 देख लें तो इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें मतलब 1 और 2 है, तो ये भी क्या होगा,
ये हमारे पास सबसेट होगा ही होगा। बाकी सबसेट बाकी सेट्स का मतलब जो पाई सेट होता है वो हमारे फाई सेट जो होता है वो हमारे पास हर एक सेट का सबसेट होता है। ये भी आप बच्चों ने याद रखना है। तो दोनों चीजें याद रखनी है कि जो हर एक सेट का खुद वही सेट क्या होता है, सबसेट होता है, और जो फाई होता है या एम्प्टी सेट होता है तो वो हर एक सेट का सबसेट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम आप आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर डालिए, और साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए। इससे डियर स्टूडेंट्स आगे का जितना भी होगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।